नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये जो वीडियो है, माता का आंचल यानी कि आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और जितने भी एग्जाम में ये सिलेबस है, यानी कि ये जो चैप्टर पूछे जाएंगे, सिलेबस में मेंशन किया जाएगा, वहां पे ये जो वीडियो है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा काम देने वाली है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में पूरा माता का अंचल समाप्त करने वाला हूं और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए होंगे तो सबसे पहला आपका फर्ज है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी है उसको दबाकर ऑल कर ले, ताकि जब भी लाइव क्लासेस होंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी और आप लोग लाइव क्लास में जुड़ सके। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि इस चैनल में ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहे हैं। तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट में देखें, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ, फाउंडेशन का अलग से, ग्रुप डी का अलग से, और जितने भी झारखंड में एग्जाम है सभी का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप जाके देखिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है माता का अंचल, जिनके जो लेखक है शिव पूजन सहाय, जो कि परीक्षा उपयोगी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे शीर्षक का नाम है, ये जो है हमारे लेखक है, लेखक का नाम क्या है? शिव पूजन सहाय। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, आप जानते हैं तो फटाफट जवाब देते चलिएगा, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको जवाब दे ही दूंगा। चलिए, शिव पूजन सहाय का जन्म, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था बताइए। शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? फटाफट जवाब देंगे आप सभी। तो कब हुआ था इनका जन्म? 9 अगस्त। 9 अगस्त कब? 1893, यानी कि 9 अगस्त 1893। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शिव पूजन सहाय का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो उन्वास, भोजपुर, बिहार में हुआ था। यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, प्रश्न संख्या 3, शिव पूजन सहाय, शिव पूजन सहाय ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? शिव पूजन सहाय जो है अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, यानी कि कहाँ से बताइए प्राप्त की है। तीसरा का जवाब देंगे आप सभी। तो शिव पूजन सहाय कहाँ से अपनी शिक्षा को मतलब कि अपनी जो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग की जो शिक्षा थी वो कहाँ से प्राप्त की थी? तो आपका जो सही आंसर होगा क्या? आरा बिहार। क्या? आरा बिहार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? जल्दी से इसका जवाब देंगे आप सभी। शिव पूजन सहाय को कब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? मेरे दोस्तों आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। बताइए कब दिया गया था? प्रश्न संख्या 4 को जवाब देंगे आप सभी, कब दिया गया था? तो आपका 1960 में दिया गया था। कब? 1960 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, शिव पूजन सहाय को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? 1960 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिव पूजन सहाय ने कहाँ की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की? शिव पूजन सहाय जो है कहाँ का अदालत था वहां पे नकल नवीस? आप हमें कमेंट करके बताइए कि नकल नवीस का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ आप लोग जवाब दीजिए हमें। इसका अर्थ क्या होगा बताइए। नकल नवीस का अर्थ क्या होगा बताइए।
और प्रश्न आपके सामने, श्री पूजन सहाय ने कहा की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की थी? प्रश्न संख्या 5 का जवाब देंगे आप सभी। तो कहाँ की अदालत में की थी? तो बनारस। कौन सी अदालत थी? बनारस। एक सेकेंड, बनारस। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, श्री पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? बताइए। ये बहुत ही सुंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वीवीआईपी करके याद कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप कहानी पढ़े होंगे तो आपको बार बार इनका बचपन का नाम यहाँ पे जिक्र किया गया था। तो उनका नाम क्या था? भोलानाथ। ओ भोलेनाथ। क्या नाम था शिव पूजन सहाय का? भोलानाथ। प्रश्न संख्या 6 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिव पूजन सहाय द्वारा संपादित पत्रिका है? शिव पूजन सहाय के द्वारा कौन सी पत्रिका संपादित है? हिमालय, जागरण, माधुरी, उपरोक्त सभी। बताइए। प्रश्न संख्या 7 बताइए क्या होगा? तो हिमालय भी है और जागरण भी है, माधुरी भी है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि शिव पूजन सहाय के द्वारा संपादित पत्रिका कौन कौन है? हिमालय, जागरण, माधुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्त जवाब देंगे आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, फटाफट जवाब देंगे। शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण किसने कहा? शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण किसने कहा? जल्दी से। पंत निराला प्रसाद प्रेमचंद कौन व्यक्ति थे जिसने शिव पूजन सहाय को हिंदी भूषण कहा थे, यानी कहे थे? बताइए। प्रश्न संख्या 8 का आप सभी जवाब देंगे। बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 8 का जवाब? जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। शिव पूजन सहाय को हिंदी में भूषण किसने कहा था? बताइए। तो किसने कहा था? तो निराला। कौन? निराला ने कहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप लोग का। फटाफट, हमारे पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हमारे पास 60 के आसपास में प्रश्न है। ठीक है, ठीक है 60, हाँ 60 नहीं तो वही उसी के अप्रोक्स में है, 52-53 के आसपास में। ठीक है, चलिए यहाँ पे तो 56 स्लाइड ही, तो 60 नहीं होगा, 60। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रश्न संख्या 10, शिव पूजन सहाय का उपन्यास। बताइए फटाफट, आपको याद रखना होगा उपन्यास का भी कि कौन कौन से लेखक है, कौन सा उपन्यास है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न संख्या 10, शिव पूजन सहाय का उपन्यास बताइए। देहाती दुनिया, वे दिन के लोग, ग्राम सुधार, विभूति। बताइए फटाफट जवाब दिए तो। प्रश्न संख्या 10 का जवाब देंगे आप सभी। क्या होगा? शिव पूजन सहाय का उपन्यास कौन है? तो कौन होगा? देहाती दुनिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ? शिव पूजन सहाय का जो साहित्य जो है वो समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 10, 7, 9, 5। बताइए। 11 का जवाब देंगे आप सभी। क्या होगा? तो बताइए। शिव पूजन सहाय साहित्य समग्र कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो कितने भागों में हुआ था? तो यानी कि 10 भागों में हुआ था। कितना? 10 भागों में। तो यहाँ पे सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। शिव पूजन सहाय किस पद पर थे? पुलिस इंस्पेक्टर, वकील, अध्यापक, कनिष्ठ, लिपिक। बताइए। शिव पूजन सहाय किस पद पर थे? बताएंगे आप सभी। किस पद पर थे शिव पूजन सहाय? तो वो अध्यापक के पद पर थे। शिव पूजन सहाय किस पद पर थे? अध्यापक के पद पर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिव पूजन सहाय के प्रारंभिक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे?
शिवपूजन सहाय के प्रारंभिक लेख किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे? पाटलिपुत्र, मनोरंजन, लक्ष्मी, उपरोक्त सभी। 13 का जवाब देंगे आप सभी। तो क्या होगा, किसमें प्रकाशित होते थे? शिवपूजन सहाय का। तो आप सभी को मालूम था कि शिवपूजन सहाय अध्यापक थे, और अध्यापक का व्यवहार कैसा होता है? घुलनशील, मिलनसार। तो पाटलिपुत्र में भी इनका लेख प्रकाशित होता था, यानी कि पत्रिका, और मनोरंजन में भी, लक्ष्मी में भी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। शिवपूजन सहाय का संस्मरण है, कौन सा संस्मरण? शिवपूजन सहाय का ग्राम सुधार, वे दिन के वे दिन वे लोग, देहाती दुनिया, विभूति। बताइए, प्रश्न संख्या 14 के जवाब देंगे आप सभी। क्या होगा? तो शिवपूजन सहाय का संस्मरण कौन है? वे दिन वे लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए एक नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। आप सभी को लग रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो पीछे प्रश्न आ जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँ। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करना है, तो 50 से ज्यादा प्रश्न है, 50 से ज्यादा प्रश्न को 1 घंटे में कंप्लीट करना है। तो समझिए किस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो एग्जाम के हिसाब से चलना पड़ेगा, हमें टाइम पास नहीं करना है। एक क्वेश्चन में, यानी कि अगर अभी चाहे तो 10 प्रश्न में हम यहाँ पे 1 घंटा लगा देंगे, लेकिन क्या फायदा है इसका? हमारे पास एग्जाम नजदीक है ना, एग्जाम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लगभग 50 प्रश्न है, तो हम इसका 5 क्लास ले लेंगे। 50 से ज्यादा ही प्रश्न है तो 5 क्लास ले लेंगे। क्या फायदा है ऐसे क्लास लेने का? आपका एग्जाम है, आप टारगेटेड पढ़िए, जो आपके एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है। एक दिन में एक चैप्टर समाप्त। आज हमारा माता का अंचल समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देहाती दुनिया उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? प्रश्न संख्या 15, बताइए फटाफट, देहाती दुनिया कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? तो हमारा 1927 में हुआ था। देहाती दुनिया उपन्यास जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो 1927 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्त, फटाफट जवाब देंगे। शिवपूजन सहाय की रचना स्मृति शेष के ये विद्या है, यानी शिवपूजन सहाय की रचना स्मृति शेष की विद्या है। क्या है? निबंध, कहानी, संस्मरण, उपन्यास। बताइए बताइए क्या है? निबंध, कहानी, संस्मरण, उपन्यास है। 16 का जवाब देंगे आप सभी। क्या है? तो शिवपूजन सहाय की रचना स्मृति शेष की विद्या है। क्या है आपका? संस्मरण है, संस्मरण है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा संस्मरण क्या होता है, संस्मरण क्या होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए, क्योंकि आप सिर्फ सुनिएगा तो सुनने से ठीक है याद हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अपना दिमाग भी चलाइएगा ना, तो क्या होगा कि आपका फिजिकली प्लस मेंटली दोनों एक्टिव रहिएगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है, बताइए शिवपूजन सहाय की आत्मकथा कौन है? मेरी कहानी, मेरा जीवन, मेरा जीवन प्रवाह, और मेरा जीवन। बताइए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपके सामने। वीवीआईपी करके इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाने की संभावनाएं बनती है ऐसे ऐसे प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 17 का जवाब देंगे आप सभी। क्या होगा फटाफट? तो शिवपूजन सहाय की आत्मकथा है, क्या है? मेरा जीवन, मेरा जीवन। क्या है? शिवपूजन सहाय की आत्मकथा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद करें, मेरा जीवन यानी कि मेरी आत्मकथा। शिवपूजन सहाय की आत्मकथा कौन है? मेरा जीवन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मेरे दोस्त, फटाफट जवाब देंगे। कहानी का हाँ प्लॉट रचना की विद्या है। कहानी का प्लॉट रचना की विद्या है। कहानी, निबंध, संस्मरण, उपन्यास। प्रश्न संख्या 18 का जवाब देंगे आप सभी। फटाफट जवाब देंगे प्रश्न संख्या 18 का। बताइए क्या होगा? तो कहानी का प्लॉट रचना की विद्या है, तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो कहानी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शिवपूजन सहाय का निधन कब हुआ? वाह, ये देखिए देखिए, लेखक परिचय का जन्म। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, पहला आपका पूछेगा जन्म, जन्म पूछेगा, मृत्यु पूछेगा, इनका माता का नाम,
पिता का नाम, और इनकी शिक्षा पूछा जाएगा, ठीक है। यानी कि लेखक परिचय से लगभग जो प्रश्न बनते हैं यही, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु क्या क्या हुई थी, इनके माता जी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, और ये कहाँ तक पढ़े लिखे थे और क्या काम करते थे, ये सब चीजें पूछ देते नॉर्मली। कोई भी लेखक परिचय आप पढ़िएगा तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो देखिए शिवपूजन शाह का निधन कब हुआ था, प्रश्न संख्या 29 को आप लोग बताइए जल्दी से, निधन कब हुआ था बताइए, तो कब हुआ था, तो 1963 में हुआ था। कब हुआ था, 1963, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, शिवपूजन शाह का जन्म, सॉरी मृत्यु कब हुआ था, 1963 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, माता का अंचल नामक कहानी के लेखक कौन है। वाह, इतना लगातार अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और इसका जवाब आप नहीं दे पाइएगा तो मतलब शर्म है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूँ शिवपूजन शाह, शिवपूजन शाह, बताइए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और बताइए मधु कंकारिया, मधु कंकारिया कौन से चैप्टर, यानी हिंदी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप सभी को मालूम होगा, उत्पात सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड पुलिस में एक चैप्टर है जिनके लेखक मधु कंकारिया है। आप इनका बुक का नाम बता दीजिए, इनका चैप्टर का नाम, ठीक है। चलिए कमलेश्वर का भी आप हमें बताइएगा, जो जो जान रहे हो कमेंट कर दिए। इसका मतलब अगर नहीं जान रहे, आप लोग पढ़ नहीं रहे अच्छे से, ठीक है, तो पढ़िए थोड़ा सा ध्यान लगा के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेखक के पिता प्रातः उठकर क्या करते थे। प्रातः मतलब क्या होता है, सुबह, ठीक है, सुबह। यानी कि लेखक के पिता जो सुबह उठकर क्या करते थे, समाचार पढ़ते थे, पूजा करते थे, कसरत करते थे, सैर, सैर मतलब क्या होता है बताइए, घूमना, सैर मतलब क्या होता है, घूमना। तो लेखक के पिता प्रातः उठकर क्या करते थे बताइए। इतना सुंदर प्रश्न आपके सामने बन रहे, इस ऐसे बेहतर तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। एक इसका जवाब देंगे आप सभी, तो क्या करते थे सवेरे उठकर, वो पूजा करते थे, पूजा। लेखक के पिता क्या करते थे, सुबह उठकर पूजा पाठ करते थे, और राम नाम, राम नाम आप सभी को मालूम होगा इस तरीके से जपते थे, जपते नहीं मतलब कि पूजा करते थे, ठीक है। किसने कहा बच्चों को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यह क्या बात है, एकदम लाजवाब प्रश्न पूछ रहा है। कौन थे जो बच्चों को भर मुंह, कौर, कौर मतलब क्या होता है, कौर मतलब से होता है निवाला, निवाला, ठीक है। जैसे ना छोटा हम लोग इस तरीके से खाना खाते हैं, इतना कौर उठाए मतलब ये निवाला हो गया, मतलब कि भर भर कौर मतलब कि थोड़ा भर भर के। अब बच्चा का मुंह इतना ही रहता है तो उतना ही में खिलाएंगे ना, तो वो कौन बोलती है, वो बोलती है इनकी मैया। 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आराम से इसका जवाब। इतना सहज प्रश्न था ना, क्या बोले। थोड़ा सा भी अगर कहानी का समरी भी आप सुन लिए होंगे ना, तो यहाँ से जो लगभग 90% जो प्रश्न आराम से आप जवाब दीजिएगा। मैं इस तरीके से कोरिलेट करके मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने का भी तरीका बताऊं किस तरीके से। अगर आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे तो उसी हिसाब से ये जो माता का अंचल है बचपन के दिनों को याद दिलाएगी, ठीक है। आप लोग अपना से भी बुद्धि लगाए तो आराम से जवाब दे दीजिएगा। माँ ने भोलानाथ को ये घावों पर क्या लगा, घाव मतलब तो जख्म, ठीक है। यानी माँ जो है भोलानाथ के घावों पर क्या लगाए, यानी कि क्या लगाए थे, पिसी हुई हल्दी, नीम के पत्ते का रस, मरहम, आम के पत्ते का रस। अच्छा, आप सभी को यह भी मालूम होगा कि हम लोग बचपन में गिर जाते थे या ठेस जिसको बोलते, छिला था चमड़ी, तो हम लोग क्या करते थे, पुटुस जो होता है ना, पुटुस मतलब की जो झाड़ी, ठीक है। पुटुस मतलब आप सभी इतना तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। पुटुस का जो पत्ता होता था उसको हम लोग रगड़ के और उसमें मतलब उसका रस वहां पे चुरा, बहुत ही जलन देता था, फिर भी हम लोग सहते थे, बोलते नहीं ठीक होता, वही हम लोग का बचपन का मलहम था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती इनकी माँ, पिसी हुई हल्दी लगाती है या नीम के पत्ते का रस या मरहम या आम के पत्ते का। तो यहाँ पे भी कॉमन सेंस लगे, जवाब दीजिए। भोलानाथ की माँ भोलानाथ के घाव पर क्या लगाती है, तो इसको जवाब दीजिए। इतना प्रश्न, इतना सहज प्रश्न है ना, बताइए तो क्या लगाती है। यहाँ पे आम के पत्ते का रस तो कोई लगाता ही नहीं, मलहम मलहम तो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी माँ जो है पिसी हुई हल्दी लगाती है।
23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग मलहम मार देंगे, मलहम नहीं मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। सांपों से डरकर भोलानाथ ने कहा शरण ली? वाह, ये जो प्रश्न है इसको वीवीआईपी करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसी पर पूरा निहित है, यानी कि ये प्रश्न पर ही। क्यों? क्योंकि हमेशा जो लेखक है पिताजी के साथ में रहते हैं और जब दुख तकलीफ आती है तो माँ के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ दिया कि सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण ली? किसके पास शरण लेंगे? दादाजी के पास या माँ के आंचल में, पिताजी के पास चबूतरे पर? तो इतना आसान प्रश्न आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपसे तो ये उम्मीद नहीं रखे थे, यानी कि आपसे इतना उम्मीद रखते हैं कि इतना इसका जो प्रश्न है इसका जवाब आप आराम से दे सकते हैं। तो किन के आंचल में? माँ के आंचल में, यानी कि माता का आंचल जो है, इसी से आप समझ सकते हैं कि डर के जो है हमेशा पिताजी के साथ में रहते थे, लेकिन वो जब मुसीबत आती है तो माँ के आंचल से सुरक्षित स्थान कहीं नहीं मिलता है। ये तो आप सभी को भी मालूम होता है, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा कि माँ का जो प्यार है, हालांकि पिताजी का भी प्यार है जो कोई इसका कर्ज चुका नहीं पाएगा, लेकिन माँ का भी प्यार को कोई चुका नहीं पाएगा, चाहे जितना करोड़ों रुपए कमा ले, अरबों रुपए कमा लीजिए, माँ का एक अलग ही मतलब लगाव होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग थे, वो बता रहे थे मेरा बेटा है डॉक्टर है, 60,000 के फ्लैट में रहता है, महीने का 60,000 रुपये देता है फ्लैट का, और अपने पिताजी को छोड़ के चला गया। बड़ा बड़ा गाड़ी है करोड़ों का। तो ऐसे मतलब कि बेटा ऐसा बनिए ना कि पिता को गर्व हो, ठीक है। तो ऐसे माता पिता को छोड़ के जो लोग जाते हैं ना, उनको एक ना एक दिन तो भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक और मैं वीडियो देख रहा था जिनमें एक माता जी थी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अपने बाल बच्चों को, यानी बेटा बेटी को, जितने भी लोग थे, ठीक है। अब क्या हुआ, इनके जो बेटा है वो क्या कहते हैं, मतलब कि अपने नाम पर प्रॉपर्टी करवा ले जबरदस्ती, माँ से साइन करवा के रात में ही, और माँ को धक्कल के मतलब कि बाहर निकाल दिए। उनकी माँ वृद्धाश्रम में रहते। तो ऐसे ऐसे लोगों से मतलब आपको बच के रहना, ठीक है। बच के रहना का मतलब ये नहीं, ऐसे जो लोग होते हैं ना, मतलब उसमें जरा से भी कॉमन सेंस की बात, मतलब थोड़ा सा माँ की भी यहाँ पे, माता पिताजी की भी गलती होती है। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि हद से ज्यादा प्यार दे देना एक दिन आने वाले समय में वो आपस घूमकर आप ही को लगता है, ठीक है। तो बच्चों को थोड़ा जहाँ गलती वहाँ पे डांटना भी चाहिए, जहाँ सही वहाँ ठीक प्रोत्साहित देना चाहिए, ठीक है। और हर एक चीज ऐसा नहीं कि जो मांगा तो ला के रख ही देना, उसको नेवर गिव अप वाली फीलिंग आनी चाहिए, यानी कि गिर के उठने की क्षमता आपको डेवलप करना होगा, ठीक है। मान लीजिए आज वो आपके बहुत प्यार करता है, आने वाले दिनों में को किसी और से प्यार करने लगे, ठीक है। आपके लिए कुछ वो मार सकता, काट सकता है, और मान लिया जाए आने वाले दिनों में आपसे भी किसी और, यानी कि आपको छोड़कर किसी और से उसे प्यार हो जाता है, आपसे भी अधिक, तो उसके लिए आपको भी मार काट सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि किसी को इतना भी छूट नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा उसे सोचने समझने की बुद्धि देना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 25। जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? पशु, पंछी, बिच्छू, खरगोश? बताइए। 25 का जवाब देंगे आप सभी। क्या होगा? तो बिच्छू दिखाई दिए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए पढ़ना, नौकरी करना जीवन का उद्देश्य होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा धर्म है कि एक अच्छा इंसान बनना, ठीक है। बस चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बाकी बात मैं, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो एक चीज आपसे गारंटी मैं बोलता हूँ कि आप कुछ बने या ना बने, लेकिन एक अच्छे इंसान जरूर बन जाएगा, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप लिख के रख लीजिए, और मैं जिस हिसाब से आपको बातें करूंगा ना, आप अगर उस हिसाब से चले तो। यहाँ पे डिस्क्लेमर भी लगा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टीचर कितना भी महान हो जाए, बच्चा जब तक मेहनत ना करे ना तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 26। जोनार का अर्थ, वाह कितना सुंदर। जोनार का अर्थ बताइए। भोज, चावल, दावत। ए और सी दोनों, ए मतलब कि भोज और दावत। बताइए जोनार का अर्थ क्या होता है?
बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बताइए 26 का जवाब देंगे आप सभी। क्या होगा? जोनार का अर्थ यानी कि भोज होता है प्लस में दावत, ठीक है। जोनार बच्चे खेलते थे तो लेखक लोग क्या बच्चों के साथ खेलते रहते थे, तो क्या होता है कि दावत में बुलाते थे, ठीक है। तो उनके पिताजी भी चले आते थे, यानी कि खेल खेल में, और उन लोगों के साथ में खेल खेल में मस्ती मजाक भी करते थे, ठीक है। मतलब वो भी आनंद लेते थे। तो यह जी हम लोग भी बचपन में खेला, आप लोग भी खेले होंगे, नहीं बोलते कि दावत दे रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है बचपन में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नए लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे, यानी कि लेखक गली में कौन से, काठ का घोड़ा, हाथी, बैलगाड़ी, कार, बताइए गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे लेखक। 27 का जवाब देंगे आप सभी, बताइए क्या होगा। 27 का जवाब देंगे तो कौन सा खिलौना लेकर जाते थे। तो पहले जो था हमारे पास ये सब कार वगैरह उतना प्रचलित नहीं था, तो क्या होता था, काठ का घोड़ा, काठ का घोड़ा लेकर जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। बाग के मालिक ने, लेखक के पिता ने, लेखक की माता ने, मानसून तिवारी ने, या कि मुसन तिवारी ने, बताइए 28 का जवाब देखिए। तो बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी, तो कौन सी, बाग के मालिक तो यहाँ तो जिक्र ही नहीं है, लेखक के पिता के यहाँ जिक्र है, लेकिन लेखक के पिता तो प्यार करते थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो जाएगा। प्यार करते मतलब डांट भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैसा मतलब कि नहीं था नेगेटिव फील पिता के प्रति। लेखक की माता, लेखक की माता डांटती थी लेकिन प्यार भी करती थी, तो कौन था, मूसन तिवारी जो था बच्चों की शिकायत कर दिए थे, ठीक है। कौन व्यक्ति थे, मूसन तिवारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था। मकई के खेत में किनका, भेड़ियों का, भेड़ों का, चिड़िया का, गायों का, बकरियों का, बताइए 29 का जवाब देंगे आप सभी। किसका क्या चल रहा था, तो मकई के खेत में किनका झुंड चल रहा था, 29 का जवाब देंगे आप सभी। तो किनका झुंड, चिड़ियों का झुंड। बोलते हैं ना कि चिड़िया दाना आप सुखाइएगा, चाहे छत में आप जाते होंगे गेहूं वगैरह सुखाते हैं, तो वहां पे पंछियां आ जाती है, चाहे कुछ भी हो, छोटा बड़ा चना हो, गेहूं हो, या कुछ भी दाल हो, या कुछ भी चीजें हो, ठीक है। तो वहां पे जो छोटे छोटे पंछियां हैं वो आती है, खाना खा के चली जाती है, खाती खाती ठीक है, लेकिन छीट के भी चली जाती है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे भगवान ने इतना दिया है कि हम दूसरों को भी खिला सकते हैं, ठीक है। खैर प्रकृति में जो चीज उपज होती है उन्हीं की भी देन है, पशु पंछियों के, क्योंकि पंछी अगर कीट पतंग को नहीं खाएगी तो ये हमारा फसल भी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन है, सभी का सहयोग, सभी का योगदान है, वो अपने हिस्से के लेकर चले जाते हैं, हम अपने हिस्से के खाते हैं, ठीक है। तो पंछियों को रोकना नहीं चाहिए, दाना वगैरह खाते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। लेखक के पिता किसके भक्त थे, दुर्गा, शिवजी, कृष्ण, राम, बताइए लेखक के पिता किसके भक्त थे, किसके भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आपके सामने, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर कैसा तिलक लगाते थे, भभूत का, या चंदन का, हल्दी का, चावल का। तो बहुत ही यहाँ पे ये जो जिक्र किया गया है प्रश्न में ही, ठीक है, ये बार बार आया था, आपका पढ़िएगा कहानी, तो वहां पे भभूत का यहाँ पे एक जिक्र किया गया। तो लेखक जो है किस चीज का मस्तक पर तिलक लगाते थे, भभूत का, यानी कि 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो भभूत का, आप हमें भभूत का अर्थ बताएंगे, ठीक है, इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ हमें बताइए, ठीक है। भभूत मतलब क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेखक बचपन में अपने पिताजी के साथ, लेखक जो है बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था। लेखक जो है बचपन में अपने पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलता था, बताइए कौन सा खेल था जो लेखक अपने पिताजी के साथ में खेलता था। तो जवाब देंगे आप सभी, क्या होगा, तो कुश्ती, यहाँ पे कश्ती लिखा, हाँ नहीं कुश्ती सही है, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन। तो क्या खेलते थे अपने पिताजी के साथ में, बताइए लेखक, ये सब चीजें तो हम लोग भी खेलते हैं, तो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। तो क्या खेलते थे, वो हमेशा
कुश्ती खेलते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुश्ती हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नहीं बोलते कि लड़ाई लड़ाई तो हम लोग बड़े को साथ में लड़ते हैं तो हार जाते हैं। ठीक है, यानी कि बड़े जो है हार जाते हैं और छोटे को जिता देते हैं उनकी खुशी के लिए। अगर हमारे पास कोई बच्चा है लड़ने के लिए तो हम क्या उसको पटक देंगे और हम जीत जाएंगे? नहीं ना, ये होता खुशी। वो एक हार कर भी जीतने में खुशी जो मिलता है ना, वो जीत कर हारने में मतलब कि नहीं मिल पाता। मैं क्या बोला आपस में कि हार के भी हम जीत गए और जीत के भी वो हार गए, वो फीलिंग यहाँ पे आती। हम बच्चों से हार रहे हैं, उनको जिता दिए, यानी कि उनको जिताने में और अपने हारने में भी एक डबल खुशी हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर आपके बच्चे होंगे तो आपसे भी समझ रहे होंगे। बच्चे मतलब कि आपके बेटा बेटे नहीं, आपके जैसे कि भतीजा होगा या भगना भगनी होगा, गांव के होंगे, तो उनसे भी तो प्यार करते हैं सभी कोई। बच्चों से एक अलग ही लगाव होता है। चूहे के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला? वाह, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चलते ही जो है लेखक अपने पिताजी के साथ में हमेशा रहते थे, लेकिन जब सुरक्षित यानी कि अपना सुकून वाली जब बात आती है तो दुबक जाते कहाँ पे? माँ के आंचल में। तो क्या निकला था जो माँ के आंचल में छुप गए थे? क्या? चूहे के बिल में पानी डालने पर क्या निकला था? और नेवला, चूहा, कौवा, सांप। तो क्या निकला था? सांप निकला था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 33 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देरी ना करते हुए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ नाटक करते थे? बताइए। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब आपसे देंगे। भोलानाथ अपने साथियों के साथ कहाँ पे क्या करते थे? नाटक करते थे। बताइए तो फटाफट बताएंगे आप सभी। कहाँ पे? 34 का जवाब देंगे आप सभी। तो कहाँ पे करते थे? तो चबूतरे में हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसका जवाब दीजिए आप लोग। गुरुजी से कितने चोरी का भोलानाथ को घर लाया? यानी कि गुरुजी से कितने चिरोरी, चोरी नहीं, चिरोरी कर, गुरुजी से कितने चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाया? बताइए। दादी, बाबूजी, मैया, दादा। प्रश्न यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रहा है, देख लेता हूँ। नहीं नहीं सही है। बताइए इसका जवाब दिए तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? 35 का जवाब आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन थे वो? बाबूजी थे। बाबूजी चिरोरी कर भोलानाथ को घर लाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? वाह, क्या बनते थे वो? राजकुमार, श्री कृष्ण, बम भोला, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या मार देंगे? राजकुमार मार देंगे, लेकिन राजकुमार नहीं होगा। क्या होगा बताइए, फटाक से जवाब दिया दो। तो वो क्या बन जाते थे? बम भोला। अपने माथे पर त्रिपुंड लगाते थे तो बम भोला बन जाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लेखक को बचपन में अधिक लगा किससे था? माता, पिता, भाई, बहन। बताइए। 37 का जवाब देंगे तो हमेशा किनके साथ रहते थे? पिता के साथ में। तो यह क्वेश्चन नंबर सी बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ करते थे? बताइए। 1 मिनट, बताइए आप लोग जवाब दिए तब तक। बाबूजी सुबह सुबह किस चीज का पाठ करते थे? बताइए मेरे दोस्तों। 38 का जवाब आ गया। आप लोगों से तो ये उम्मीद नहीं थी कि इस हिसाब से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो बाबूजी सुबह सुबह किस ग्रंथ का पाठ करते थे? वो था रामायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। 39, बच्चे रस्सी में
बांधा काठ का घोड़ा लेकर कहाँ जाते थे? बच्चे जो है रस्सी में बांध कर काठ का जो घोड़ा था उसको लेकर कहाँ पे जाते थे? स्कूल में, घर में, बाहर गली में, जंगल में। ये पिछला बार प्रश्न आ चुका है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसका जवाब दे देंगे। बताइए 39 का क्या होगा? फटाक से जवाब आना चाहिए, क्या हो जाएगा 39 का? क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दे मेरे दोस्त। तो पिछला प्रश्न में भी आया था, तो कहाँ चले जाते थे? वो गली में जाते थे, तो यानी कि बाहर गली यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? बताइए, दही और चीनी, शहद और तुलसी, गोरस और भात, और दही और भात। बताइए लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे? 40 का जवाब देंगे आप सभी। बताइए क्या खिलाते थे? गोरस और भात। गोरस और भात। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि गोरस का क्या अर्थ होता है, गोरस मतलब क्या होता है। ठीक है, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वर्षा आने पर बच्चों ने कहाँ का आश्रय लिया था? यानी कि बच्चे जो है वर्षा आने पर कहाँ पर आश्रय लिए थे? छतरी के नीचे, घर पर, पेड़ की जड़ों के पास, झोपड़ी में। तो कहाँ पे आश्रय लिए थे बच्चे लोग? बताइए, पानी गिर रहा था उसमें कहाँ पे आश्रय लिए थे? कहाँ पे लिए थे बताइए, कहाँ पे लिए थे? तो पेड़ की जड़ों के पास। देखिए देखिए बचपन में से आम बिछने के लिए हो गया, खेलने के लिए चले गए, तो पानी गिर रहा तो उनके पास छाता तो होता नहीं, क्योंकि बच्चे रहते, बहुत कोई भुला भी देते हैं, छाता वगैरह लेके वो लोग चलते नहीं, टांगते वगैरह नहीं, अपने दुनिया में, अलग ही दुनिया में वो लोग रहते हैं। तो जहाँ पानी गिरने लगा, अब देखिए जहाँ पे पत्ता होता है या कुछ भी, जहाँ पे मौका मिले वहां पे तो पेड़ पौधा मिलते, पेड़ पौधे के जड़ के पास से छिप जाते हैं। तो यह हाल है बचपन में। देखिए सारा चीज, ये जो कविता कहानी है, कविता मैंने बोल दिया ना, ये कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बचपन की याद को दिलाती है। आप अपने से भी जवाब दे सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 44। 42 का जवाब देंगे आपसे, भोलानाथ की किसने खूब खबर ली? भोलानाथ के कौन थे जो खबर लिए? दादाजी, बैजू, पिताजी, गुरुजी। कौन थे जो लेखक को खूब खबर ली? बताइए लेखक, बताइए 42 का जवाब देंगे आपसे, कौन होगा? कौन होगा जो खबर लिए थे? 42 का जवाब दे तो कौन थे? अब खबर लेने वाले चाहे हमारा हो आपका हो, कौन होते हैं? वो होते हैं गुरुजी। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आप आराम से जवाब दे देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये रहा 5 करोड़ का सवाल। तारकेश्वर नाथ के बचपन में कैसे बाल थे? वाह क्या बात, लंबे, छोटे, घुंघरेले, इनमें से कोई नहीं? ये भी जवाब दे सकते हैं आराम से। कृष्ण जी के बाल कैसे थे बताइए? 43 दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। तो कैसे थे? 43 का जवाब देंगे तो उनके जो बाल थे लंबे लंबे थे। लेखक के बाल कैसे थे? लंबे लंबे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बाबूजी रोज कितनी बार राम राम लिखते थे? 1011 बार, 1500 बार, 105 बार, 1001 बार। तो बाबूजी जो है कितनी बार राम राम लिखते थे? 44 का जवाब देंगे आप सभी, कितने बार लिखते थे? तो 1500 बार लिखते थे। 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अमोले का क्या अर्थ होता है? अमोले आराम से आप जवा सकते हैं, अमोले नहीं आते? आम है, अमला है, आम का उगता हुआ पौधा, या आंवला? बताइए 45। तो क्या होगा? अमोले का क्या अर्थ होता है? आम का उगता हुआ पौधा, यानी कि नहीं बोलते टिकोरी, टिकोरी बोलते हैं जिसको। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था, आप लोग नहीं समझ पा रहे? इसको टिकोरी हम लोग घमोरी बनाते थे बचपन में, ब्लेड से छिल छिल के, नमक डाल के, गुंडा हुआ मिर्च डाल के, और ब्लेड से काट काट के
छोटा छोटा टुकड़ा करके घमौरी बनाते थे और खाते थे। तो वही चीज है कि अमोले का क्या अर्थ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बताइए लेखक की टोली शहनाई किससे बनाती थी, ठीक है। लेखक की जो टोली थी शहनाई किससे बनाती थी या बनती थी। 46 का देखिए तो क्या होगा। 46 का आप लोग जवाब दीजिए। सही है, प्रश्न सही है। किससे बनाती थी, 46 जवाब देंगे आप सभी। तो अमोले से, यानी कि आम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक और उनकी टोली किस किस्म के आम खाते थे। पहाड़ी, गोपी, फारसी, दशहरी, ठीक है। अब देखिए आम के भी प्रकार होते हैं, जैसे ना लांगड़ा आम, मालदा आम, इस तरीके से आम। बताइए 47 लेखक और उनके जो टोली किस किस्म के आम खाते थे। जल्दी से जवाब देंगे आप सभी। तो किस किस्म के आम खाते थे, तो गोपी किस्म के आम खाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे। मोटा मनी मोट खींचते थे, हल खींचते थे, लकड़ी खींचते थे, गाड़ी खींचते थे। बताइए, बहुत ही प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न, जवाब देंगे। तो क्या खींचते थे, दो लड़के मोट खींचते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मेरे दोस्त जवाब देंगे। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था। नाचना, गाना, सोना, खेलना। तो क्या होगा, किसी भी बच्चे को सबसे ज्यादा क्या पसंद लगता है। क्या वो करते हैं, खेलते हैं। मैंने बोला ना आपको, ये जो कहानी आराम से जवाब दे देंगे आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। तो खेलना पसंद लगता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने, पिताजी आटे की गोलियां किसे खिलाते थे। मछलियों को, कुत्ते को, गाय को, बंदर को। तो पिताजी जो है मछलियों की गोलियां किसे खिलाते थे। बताइए किसको खिलाते थे, मछली की गोली किसे खिलाते हैं हम लोग। मछली को नहीं खिलाते हैं। कुत्ते को क्या आटा की गोली खिलाएंगे, या गाय को आटा की गोली खिलाएंगे, या बंदर को खिलाएंगे, कुत्ते को खिलाएंगे, नहीं ना, मछली को नहीं खिलाएंगे। यहाँ मैंने बोला अगर दिमाग अगर लगाइएगा ना, बोलते हैं जिसके पास कॉमन सेंस है वो ऐसे पास हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपको कॉमन सेंस वाली बातें भी सिखा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। लेखक किससे कुश्ती लड़ते थे। ताऊ जी से, भैया से, बापू जी से, मैया से। तो किससे, बार बार ये प्रश्न आ रहा है। 51 का जवाब देंगे। तो हमेशा किसके साथ रहते थे, पिताजी के साथ। तो कुश्ती किसके साथ लड़ने जाएंगे, किसी और का थोड़ी लड़ने जाएंगे। तो बाबूजी यानी कि पिताजी के पास ही, उसी के पास में कुश्ती लड़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 52 का जवाब देंगे आप सभी। गुरु जी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे। बैजू को, भोलानाथ को, मुसर तिवारी, या ये सभी। बताइए गुरु जी के सिपाही किसे पकड़ने में सफल रहे। हाँ बताइए किसको पकड़ने में सफल थे ये लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो भोलानाथ को, किसे, भोलानाथ को पकड़ने में इंटरेस्टिंग मतलब कि सफल रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अब हमें तो नहीं लगता और प्रश्न होगा। हाँ ये हमारा उत्तरमाला है, आप उत्तर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने कितने प्रश्न किए, हमारे पास कितना, 52 प्रश्न था, ठीक है। 52 प्रश्न हम लोगों ने किया। तो ये था आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। अब रही बात कि इसका आपको पीडीएफ, पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, ये प्रश्न बनता है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन यानी कि आप जो है किसी वीडियो को चलाते हैं तो वहाँ पे मोर लिखा हुआ था, वहीं पे क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फर्स्ट में फ्री पीडीएफ के नाम पे होगा, जो चैनल होगा जिससे लिंक होगा वहाँ पे उसको क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम में जुड़ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे आपको क्लास नोट दिए आते हैं, प्रैक्टिस सेट दिए आते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाए। तो जरूर आप लोग जुड़िए। और अगर आप चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लास उपलब्ध कराए। सभी शिक्षक यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना जद्दोजहद से मेहनत कर रहे हैं। तो आपका फर्ज क्या बनता है, वीडियो को लाइक करे, दोस्तों के पास शेयर करे, और चैनल में अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले।
बाकी बात आपको क्लास कैसा लगा, और मैंने होमवर्क तो नहीं दिया आप लोगों को, बीच बीच में कहीं कहीं दे रहा था, तो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके लिए इतना मेहनत करें, उम्मीद है कि अच्छा क्लास तो अच्छा ही लगता होगा। ठीक है, अगर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।